नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाई गोपी माहौर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लेकर आए हैं। इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात है हम किसके लिए पढ़ते हैं, कि उसमें किस चीज़ की भूमिका होती है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की। जो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में की जो खास बात होती है कि जो समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा होती है ये इसका हाइपोटेनस कहलाती है, जिसे कर्ण भी कहते हैं हिंदी में। वो सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे क्या होती है? बड़ी भुजा होती है, ठीक है। और जो बाकी की दो शेष भुजाएं हैं उनको हम लंब और आधार, परपेंडिकुलर बेस के नाम से जाने जाती है। और मान लो जो इसमें यदि थीटा कोण ये है, मान लेते हैं सपोज कि इसका कोण ये दिया हुआ है, तब आधार हमारा ये होता है। हम इसको आधार पढ़ते हैं तब, और आधार यानी बोले तो बेस। और यदि ये तब ये वाली भुजा जो खड़ी है वो इसको हम लंब बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। यदि कोण ये दिया होता है तब हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता है और बेस ये हो जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक मैथमेटिशियन है जो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड उन्होंने कुछ दिया है। उन्होंने दिया है पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। और समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस थ्योरम इस प्रकार लागू होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, जो उसका स्क्वायर करेंगे यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, हम हाइपोटेनस को ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे डिनोट कर रहे हैं। और जो बाकी की दो भुजाएं हैं जैसे परपेंडिकुलर बेस, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। एक उदाहरण के रूप में समझे, सपोज ये एक मेरे पास में समकोण त्रिभुज है जिसमें परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर, बेस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको क्या है? हाइपोटेनस फाइंड करना है। यानी इसमें परपेंडिकुलर दिया है 3 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हमको हाइपोटेनस है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू था परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 स्क्वायर। 3 को 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, प्लस 4 को 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। दोनों को सम कर लेंगे यानी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर, यहाँ से हाइपोटेनस के स्क्वायर है। अगर फिर हाइपोटेनस निकालना है, नहीं कि हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। और उसके साथ में यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आ जाएंगे, दोनों साइन आ जाएंगे। तो यहाँ से हाइपोटेनस है वो कितना आएगा? प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का तो वो आएगा 5, ठीक है। 5 वो इस सेंटीमीटर में आएगा। जो यूनिट दे रखी है वो यूनिट चलती रहती है, हम जान। और ये बात खास है कि जो ये तीनों हैं वो एक तरीके से लेंथ है। जो परपेंडिकुलर है वो भी लेंथ है, लंबाई है। और जो आधार है बेस है वो भी क्या है? लेंथ है, लंबाई है। हाइपोटेनस भी एक तरीके से लंबाई ही है। और डिस्टेंस है जो कभी नेगेटिव नहीं होती, मतलब डिस्टेंस होती है
डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। नेगेटिव नहीं होगी तो जो हाइपोटेनस है वो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तब यहाँ से हम हाइपोटेनस का जो स्क्वायर का स्क्वायर से हटा के हाइपोटेनस निकल लाएंगे तो यहाँ पे ओनली हम प्लस चिन्ह भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कि एक हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें हमको परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब हमको बेस फाइंड करना है, तो हमको लिख जो गिवन है वो हमने लिख दिया। वो हाइपोटेनस इक्वल टू दे रहा है 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और जो बेस है वो फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तब हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और साथ में बेस का स्क्वायर ऐड हो जाता है। तो परपेंडिकुलर इसमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, सो हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर और साथ में बेस के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर मतलब 13 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 बार गुणा करेंगे 13 को, तो वो आएगा 169 यानी 169। 5 का स्क्वायर होगा 25 यानी 25 प्लस बेस स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो यहाँ से जो 25 को इधर ले आएंगे इक्वल टू 20, तो ये निकल के आएगा 144 इक्वल टू आएगा 20 स्क्वायर, यानी कि 20 स्क्वायर इक्वल टू आएगा 144, यानी बी इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा प्लस माइनस का रूट 144, यानी बी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के 12 सेंटीमीटर आएगी। और हमने डिस्टेंस को भी बताया वो क्या होती नेगेटिव नहीं होती हैं, इसलिए जो बेस आएगा वो हमारा कितना आएगा प्लस की 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है। तो हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े कि जब उसमें परपेंडिकुलर बेस दिया हो तब हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया हो तो उसका बेस निकाला सकते हैं। मतलब कोई भी 2 साइड्स दी हुई हो, हमको कोई भी 2 साइड्स दी हुई हो तो तीसरी साइड्स हम पर पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं कि वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात अनुपात ऐसे ही तो लिखते हैं हम, ऐसे 1:2, 2:1:2, मतलब 1:1, 1:2, 3:4, ऐसे मतलब रेशियो ऐसे लिखते हैं ना। इसी प्रकार मतलब इनका मतलब ये होता है इसे बटे में ये 3:4 का मतलब है ये 3/4 है, ठीक है। इस प्रकार लिखे जाते हैं। जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, सॉरी ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें 3 साइड्स होती हैं। एक तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको होता है हाइपोटेनस होती है, ठीक है। और जब मान लो ये जिस भुजा पे टिके हुए है और वो एंगल दिया हुआ है, मान लो थीटा दिया हुआ है, उसको हमने एंगल को थीटा मान लिया, तो वो नीचे वाली भुजा है इसकी ये वाली जो टिकी हुई है वो इसका बेस होती है, और क्या नाम जो ये खड़ी वाली भुजा होती है उसका क्या होती है परपेंडिकुलर। हमने इसको इनके फर्स्ट लेटर से लिखा हुआ है, डिनोट किया हुआ है, तो आप समझने की कोशिश करें। तो हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे रेशियो, जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेंस का रेशियो निकालेंगे, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो निकालें, हाइपोटेंस और बेस का रेशियो निकालें, हाइपोटेंस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालें, और परपेंडिकुलर और क्या नाम से हाइट का, मतलब इस प्रकार हाइपोटेंस का इस प्रकार से रेशियो निकालेंगे तो 6 प्रकार के हमको रेशियो प्राप्त होंगे। कितने रेशियो मिलेंगे 6, ठीक है। और उन 6 रेशियो को हम लिख देते हैं। एक तो होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट, एक होता है शेक और एक होता है कुशेक। 6 प्रकार के हमको क्या प्राप्त होते हैं रेशियो प्राप्त होते हैं। अब हमको एक एक को और हमारे साथ में जो कोण दिया होता है उसको साथ में लगा देते हैं। जैसे कोण थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा, ठीक है। कॉस में कोण दिया हुआ है थीटा तो थीटा, ए दिया हुआ है तो ए बी कुछ भी, जैसे थीटा लगा देते हैं साथ में। तो ये वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन के आते हैं वो 6 कौन कौन से बन के आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हम इनको जानेंगे कि साइन थीटा है उसका रेशियो कितना होता है, वो कौन सा रेशियो होता है, और कॉस थीटा है उसका रेशियो क्या होता है, टेन थीटा है वो उसका रेशियो कौन सा होता है, कॉट का क्या रेशियो होता है, टेन सेक का कोसेक का
थीटा का क्या रेशियो होता है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं साइन थीटा का, जो उसका जो रेशियो होता है, मतलब साइन थीटा, थीटा है जो हमको दिया होता है। ऐसे एक नॉर्मली समझा जाए तो ऐसे ये एक ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेनस, ये इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस, ये दिया हुआ है हमको सपोज 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, वैसे तो 60 डिग्री है, पर यदि हम इसको नेगलेक्ट करते हुए यदि सभी जो रेशियो है इसी एंगल से निकालें, मतलब इस एंगल से निकालेंगे तब जाके हमको ये रेशियो प्राप्त होंगे। यदि हम इसको रेशियो एंगल लेके चलें 60 डिग्री को, तब अलग रेशियो प्राप्त होंगे। ठीक है। जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है। और जो कॉस थीटा होता है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ये मतलब ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है, ये आधार और कर्ण का अनुपात होता है। ठीक है। और साथ में जो tan थीटा है और परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है? रेशियो होता है, यानी लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। ठीक है। अब बात की जाए कॉट थीटा की, इसकी, तो ये tan का क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें लंब बटा आधार, इसमें आधार बटा लंब हो जाता है, अर्थात बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब। ठीक है। इसके बाद में बात करें सेक थीटा की, और सेक थीटा होता है कॉस थीटा के क्या होता है? अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो ये बेस अपॉन हाइट है, हाइपोटेंस है, तो उसको हाइपोटेंस अपॉन बेस कर देंगे, यानी कि कर्ण बटे आधार। और जो कोसेक थीटा होता है इसका क्या हो जाता है? अपोजिट होता है। साइन थीटा का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो कोसेक थीटा हो जाता है हाइपोटेंस, तो हाइपोटेंस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। हाँ, ये होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है। इस प्रकार से हम इन रेशियोज को निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा एक बार कि जो साइन थीटा होता है, यदि थीटा ये है, चाहे ये एक ही बात है, कोई भी हो, थीटा ये होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है हमारा, और बेस ये हो जाता है। उससे आंसर अंतर तो आता है, पर वो आंसर उसी प्रकार से आ जाता है जिस पर कोण ये होगा तब जो आंसर आएगा वो अलग आएगा, कोण ये होगा तब आंसर अलग आएगा। ठीक है। जो साइन थीटा होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है, हाइपोटेन्स होता है। और जो कोस थीटा है मतलब इसकी जो वैल्यू है, ऐसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, 3/5 ऐसे। इस कोस थीटा इक्वल वी अपॉन एच है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्स है। टेन की वैल्यू, जो टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। इसी प्रकार से हम इनको निकालते हैं। इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरा एक एग्जाम्पल है, अभी किया हुआ एग्जाम्पल है, वो है कि बेस तुम्हारा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्स है वो है 5 सेंटीमीटर। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब यदि आधार 3 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर हो, तब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करने हैं, निकालने हैं। तो इसको एक हम फिगर के रूप में देख लेते हैं। तो ये हाइपोटेन्स है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। हम इसको क्या मान ले? एंगल, वो मान ले थीटा मान ले, या ए मान ले, बी मान ले, फाई मान ले, जाई मान ले, कुछ भी मान ले। जैसे फाई थीटा, ये तो होता है फाई, ये होता है थीटा, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे नीटा। एंगल है, एंगल को किसी प्रकार से माना जा सकता है, या फिर इसको ए से मान ले, ए नोट कर दें कि हमारे पास में ए एंगल है। तो ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तब हमको जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो साइन थीटा वो होता है लंब बटा क्या होता है? कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्स। तो परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्स, सॉरी 5 नहीं है 4 है, तो 4 और 5 का रेशियो है, यानी 4/5। ठीक है। ये हमारा साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है। थीटा यहाँ पर हमको अभी थीटा के बारे में कोई
जानकारी नहीं है कि थीटा कितना है। फिर हम आगे बात करेंगे थोड़ी देर बाद में कि थीटा को निकाला किस प्रकार जाता है। ठीक है, जैसे cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्स। बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्स है 5, तो 3/5। ठीक है, ये आंसर। ये सेंटीमीटर अपॉन ये सेंटीमीटर, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये भी साइड क्या होती है, लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है। ये साइड सेंटीमीटर में, ये साइड सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर अपॉन जैसे ऐसे लिखते हैं इनको, ये 3 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर निकल जाता है, तो 3/5 निकल के आता है। ठीक है, अब को tan थीटा की बात की जाए तो tan थीटा इस प्रकार निकल जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 बटा आधार कितना है 3। ठीक है, अब बात की जाए कोट थीटा की, तो कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। ठीक है, अब बात की जाए सेक थीटा की, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्स अपॉन बेस, यानी कि बोले तो हाइपोटेन्स 5/3, 5/3 हाइपोटेन्स बटा, ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेन्स और ये इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बात की जाए लास्ट जो कोसेक थीटा है उसकी, तो वो होता है कर्ण बटा लंब, या फिर हाइपोटेन्स बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्स बटा परपेंडिकुलर 5/4। इस प्रकार से हम इनको निकालते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने इनको शॉर्टकट ऐसे लिखा है PBPBPH, ऐसे परपेंडिकुलर बेस हाइट, इस प्रकार से लिखा है। हम इनको रेशियो को याद रखने का एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, जो छोटा सा ट्रिक है, वो है कि LA/L/K/KA। ठीक है, ये एक तरीके से एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इनको रेशियोज को याद रख सकते हैं कि रेशियो में कौन सा रेशियो किसका है। ठीक है, जो सबसे पहले बात बता दूं कि मैं यहाँ पे एल है उसकी जो हम माना है लेंथ, लंब को माना है, नहीं परपेंडिकुलर को माना। ठीक है, और जो यहाँ पे हमने ए माना है वो आधार को माना है हिंदी माध्यम से, वो है आधार, आधार यानी बेस को माना है, और क्या नाम से जो के है वो उसको कर्ण, इस यानी हाइपोटेन्स इसको माना है। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू निकल के आती हैं, जो फर्स्ट वाला रेशियो है L/K, मतलब LA/L/K, वो फर्स्ट वाला जो रेशियो है वो निकल के आता है साइन का। ठीक है, साइन थीटा का। जो सेकंड वाला रेशियो है वो निकल के आता है कोस थीटा का, और थर्ड वाला रेशियो है वो निकल के आता है टेन थीटा का। अब इसका उल्टा कर दें, थर्ड वाला का उल्टा कर दें, तो ये निकल के आता है इस आधार बटे लंब, तो वो निकल के आता है कोट थीटा का। ठीक है, और सेकंड वाले का उल्टा कर दें तो ये निकल के आता है फिफ्थ नंबर का, ये निकल के आता है सेक थीटा, और ये फर्स्ट वाले का क्या कर दें उल्टा कर दें तो ये निकल के आता है कोसेक थीटा। तो हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा है कि साइन थीटा है जो लंब बटा कर्ण होता है, तो हम यहाँ पे भी यही पढ़ेंगे कि साइन थीटा है वो लंब बटा कर्ण होता है, जो साइन थीटा होता है जो लंब बटा कर्ण होता है, और कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार होता है, और जो कोट थीटा है वो आधार बटा लंब होता है, और सेक थीटा है वो कर्ण बटा आधार होता है, और जो कोसेक थीटा है वो कर्ण बटा लंब होता है, जो हमने अभी बात की है। ये एक तो माध्यम हो गया कि इसके माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं। इसको एक तरीके से साफ में लिख देता हूँ LA/L/K, इसको याद रखना है आपको, तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आपके लिए कुछ स्पेशल कोण है, मतलब स्पेशल एंगल हैं, उनके लिए कुछ वैल्यू निकालेंगे कि कोण यदि एंगल है वो 0 डिग्री हो तब क्या होता है, 30 डिग्री हो यानी 30 डिग्री हो तब क्या होता है, कब उनके रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वैल्यू आती हैं, और कोण यानी एंगल 45 डिग्री हो तब क्या उनके वैल्यूज में क्या बदलाव आता है, 60 डिग्री हो तब क्या होते हैं, और 90 डिग्री हो तब क्या होते हैं। तो हम इनको विशिष्ट कोण बोलते हैं।
तो इनको ये 5 कौन है, ये खास हैं, इनकी वैल्यू है वो हमको डायरेक्टली भी याद रखनी पड़ती है। ठीक है, वो 6 रेशियो हैं और जिनके 5 ये एंगल हैं, 30 वैल्यू आएंगी, वो हम निकालेंगे किस प्रकार निकाली जाती हैं। पहले तो हम आपको डायरेक्टली निकाल के बताएंगे और फिर आपको प्रूफ करके बताएंगे कि किस प्रकार आती हैं। इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उसमें बताएंगे कि आपको ये वैल्यू कैसे आई है। पहले तो डायरेक्ट बता देंगे और उसके बाद हम प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक मेथड है, उसके द्वारा बता देंगे, और प्रूफ तो जो नियम है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इस प्रकार से हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ पे हमने लिखा है एंगल यानी कोण। ये तो हमने माप लिखी है, मेजर लिखी है और डिग्री में लिखी हुई है, ये लिखी हुई है मेजर, रेडियन लिखा है, डिग्री ऑब्लिक रेडियन लिखा हुआ है ना। ये अपॉन का चिन्ह नहीं है, ये ऑब्लिक का चिन्ह है। ये 0 डिग्री को 0, 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, π/6, और 45 डिग्री को π/4, और क्या नाम पाई, और 60 डिग्री को 5/3, और 90 डिग्री को 5/2। हाल फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए कि जो पाई है उसकी वैल्यू एक तरीके से 180 डिग्री होती है। यहाँ से 180/6 करेंगे तो 30 डिग्री निकल के आता है। ठीक है, इस प्रकार समझ सकते हैं। नहीं तो वैसे जो मेन कंटेंट ये होता है वो होता है 2 पाई रेडियन इक्वल टू होता है 1, या फिर पाई रेडियन इक्वल टू करके लिख दो, 180 डिग्री के इक्वल टू होता है। मेन तो ये होता है। जैसे हम 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो π/180 डिग्री हो जाती है। यहाँ से 80 डिग्री को तो डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू आती है, जो π/180 डिग्री आती है। इस 30 डिग्री है, इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन करेंगे तो डिग्री का साइन हटा देंगे, ये डी जो ऊपर छोटी सी बिंदी लगी हुई है इसको हटा देंगे, और π/180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 से 3 0 से 0 निकल गया, और 3 से 6 बार, तो कितना आया 5/6। वैसे ये बात की बातें आगे लगी कक्षाओं में आप विशेष अध्ययन करेंगे इनका, तो आप हाल इतना समझ लीजिए 30 डिग्री 5/6 के बराबर, 45 डिग्री 5/4 के बराबर, और 60 डिग्री। हम जो अधिकतर सवाल होंगे, सभी सवाल होंगे उनमें डिग्री का ही काम लेंगे। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 में 0 डिग्री होती है और 0 रेडियन ही होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक नियम या फिर कोई फॉर्मूला है या फिर एक तरीके से सिद्धांत तो कुछ नहीं है, पर अपने तरीके से बनाया हुआ है, वो अलग अलग टीचर का अलग अलग मेथड होता है। वो इस प्रकार होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी 0, 1, 2, 3 और 4 ये वैल्यू लिखते हैं। कितने लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, जो सभी को आती होंगी है ना। उनमें दूसरे नंबर पे क्या है, 4 का भाग लगा देते हैं, जो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है ना उसका भाग लगा देते हैं सभी संख्याओं। ठीक है, जो फिर वैल्यू आती है इसकी 0/4 करेंगे तो 0 आएगा, 1/4 तो 1 ही आएगा, 2/4 करेंगे वो आएगा 1/2, 3/4 करेंगे तो 3/4 ही निकलेगा, और 4/4 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनको भी सोल्व, अभी ये चाहे ये मान लो चाहे इनको मान लो, एक ही बात है। अब इनका क्या निकाल लो, स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट अब इनका निकाल लो, चाहे स्क्वायर रूट निकालना है। पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, उसके नीचे 4 में इनका 4 में भाग लगा दिया और उनका क्या निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो 0/4 0, उसका स्क्वायर रूट, 1/4 तो कटा नहीं आपस में, तो 1/4 का स्क्वायर रूट, और 2/4 निकल गया 2 से, ये 2 एकम 2, 2 2 का 4, 2 2 2 जा 4 है ना, ऐसे निकाल दिया। 4 1 जा 4, तो इस प्रकार निकाल दिए। तो इस अब 0 का स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, 0 होता है। जो स्क्वायर रूट रेशनल नंबर में हो, सॉरी रेशनल नंबर में हो, परिमेय संख्या के रूप में हो, तो हम ऊपर की संख्या का अलग निकाल देते हैं, नीचे की संख्या का अलग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर रूट होता था 1, और 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 हो जाता है। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और 2 का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है डायरेक्टली, तो 2 का स्क्वायर रूट हम रहने देते हैं। ठीक है, अब इसमें 3/4 है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 का तो स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1।
हमारे पास में जो 5 वैल्यू आई हैं इनको जी साइन के थीटा के में लिख देते हैं। वो साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 100, साइन 50, सॉरी साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री की क्या होती है वैल्यूज़ होती हैं। हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख देंगे कि साइन 0 डिग्री की तो वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो 1/√2 होती है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब आगे की कॉस थीटा की जो वैल्यू निकालते हैं तो इनको कैसे करेंगे। हमने अब इनको बाएं से दाएं लिखा है, यानी लेफ्ट टू राइट लिखा है। अब राइट टू लेफ्ट लिखेंगे यहाँ से। अब इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। समझे नहीं? दोबारा समझ लो। हमने लिखा है लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से चले राइट की ओर। अब हम इसको राइट से लेफ्ट कॉस थीटा में लिख देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट लिखेंगे तो ये था 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 ये यहाँ आ जाएगा, ये 1/√2 यहीं रहेगा, 1/2 यहीं रहेगा और 0 यहाँ आ जाएगा। तो मतलब साइन, हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, जो कितनी निकाली, cos 0 की आई 1 आई, और cos 30 डिग्री की √3/2, cos 45 डिग्री की 1/√2, और जो cos 60 डिग्री है वो 1/2, और cos 90 डिग्री 0। ठीक है, अब हम आपको आगे बताएंगे कि जो साइन थीटा और cos थीटा है उन दोनों का यदि रेशियो निकाला जाए तो tan थीटा के बराबर आता है। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये एक फॉर्मूले का काम करता है। तो इन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे तो 0/1, तो 0, इसको निकालेंगे तो 4 वाली 4 से कट जाए, मतलब ये इससे कट 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, और इसका इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, सेम वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये √3/1 आ जाए, मतलब खाली √3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1/0। अगर किसी संख्या में 0 को भाग नहीं लगा जा सकता, इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं या फिर इन्फिनिटिव बोल देते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख दिया जाता है। ठीक है, अब बात की जाए सेक, पहले कॉट लिखो बाद में सेक लिखेंगे। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। जिस प्रकार हमने साइन को लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट लिख दिया, अच्छा टेन का है कॉट लिख देते हैं। इसको लेफ्ट से राइट है उसको राइट से लेफ्ट लिख देंगे। जो कॉट 0 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत। तो इसको यहाँ पर लिख दो √3, यहाँ 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। ठीक है, और जो सेक थीटा होता है, ये वाला सेक थीटा होता है, वो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। यानी जो सेक थीटा होता है जो कॉस थीटा का उल्टा होता है। एक फॉर्मूला चलता है, सेक थीटा है, कॉस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो सेक थीटा किस प्रकार लिख जाते हैं कि 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 या फिर √2, 2/1 का मतलब 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, और 0 का उल्टा यानी 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, और अब सेक और कोसेक में वैसे ही रिलेशन होता है, साइन और कोस में, टेन और कोट में सेक और कोसेक होता है। अब लेफ्ट टू राइट लिखा है, राइट टू लेफ्ट लिख देंगे, इन्फिनिटी यहाँ लिख देंगे, 2 को यहाँ लिख देंगे, √2 को यहीं लिख देंगे, और √2/√3 को यहाँ और 1 को यहाँ। इस प्रकार से हम टेबल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जो फॉर्मेशन में सबसे पहले हमने क्या किया है कि 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिखी हैं, उनमें 4 का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, उनका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लिया, और उस वर्गमूल लेने के बाद में जो वैल्यू आई हैं वो जो विशिष्ट कोण हैं उनके बारे में क्रम से वैल्यू आई हैं। ठीक है, उनको लिख दिया। अब लेफ्ट टू राइट साइन की वैल्यू लिखी, अब राइट टू लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं साइन थीटा की वैल्यू लिखी, और बाएं से दाएं लिख देंगे कॉस थीटा की। फिर टेन थीटा, इन दोनों का अनुपात निकाल दिया, और कॉट थीटा है इनको लेफ्ट से राइट की लिखा, और राइट से लेफ्ट लिख दिया कॉट में। और जो कॉस सेक होता है वो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो इनको इस प्रकार लिख दिया, इसका उल्टा कर दिया। ठीक है, और जो कोसेक थीटा होता है वैसे साइन का भी क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का √2/√3, 1 का उल्टा 1, या फिर इसे ध्यान नहीं रहता है तो इसको राइट टू लेफ्ट लिख दो। राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी, ये 2, ये
2, ये 2/√3, ये 1। ठीक है, अब आपको ये जो सारणी है हमने टेबल बनाई है उसकी जो वैल्यू आई है उनको प्रूफ करके बताएंगे कि यही वैल्यू क्यों आती है। अब हम कोण 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको निकाल के बताएंगे कि 0 डिग्री पर जो वैल्यू आई थी वो ये वाली आई थी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो सभी रेशियो उनके लिए 0 डिग्री के लिए ये वैल्यू आई थी, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, मतलब इनको हमको प्रूफ करके दिखा देंगे, तब अब ये सारणी क्या हो जाएगी, टेबल क्या होगी, प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसमें ये कोण तो 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है, थीटा है, और जो इसका ये हाइपोटेन्स है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं कि इनकी रेशियो के बारे में। जो रेशियो क्या होता है, जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्स होता है। परपेंडिकुलर BC है यहाँ पे, और हाइपोटेन्स क्या है, हाइपोटेन्स है यहाँ पे CA। परपेंडिकुलर यहाँ पे BC, और जो हाइपोटेन्स है वो है AC। ठीक है, इस प्रकार से हमने सभी की वैल्यू लिख दी है। कॉस की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा की, मतलब कॉस थीटा यहाँ पे क्या 0 डिग्री माना है और टेन की वैल्यू क्या आएगी, जो परपेंडिकुलर बटा बेस, कॉट की बेस बटा परपेंडिकुलर, सेक क्या आएगी, बेस बटा हाइपोटेन्स बटा बेस। ऐसे साइन की क्या होती है, हाइपोटेन्स बटा परपेंडिकुलर। इस प्रकार से हमने सभी वैल्यू को लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि जब ये थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है, तब खास बात ध्यान देने की है कि जो हाइपोटेन्स, जो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये वाली साइड तो इसकी बेस हो जाएगी। ठीक है, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ये वाली जो हाइपोटेन्स है वो खिसक के यहाँ आ जाएगी, इसी पे बेस पे ही आ जाएगी। ठीक है, जब एंगल 0 होगा तब ये खिसक के यहीं तो आ जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है जो हमारा परपेंडिकुलर है ये BC, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। ठीक है, अस्तित्व नहीं होगा। और साथ में क्या होगा कि जो ये हाइपोटेन्स है, ये हाइपोटेन्स है, ये यहाँ आके आया है, तो हाइपोटेन्स ये जो किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्स यहाँ पे AB बराबर क्या आ गया, ये AC यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ निकल के आएंगी। जब साइन 0 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर तो 0 हो जाता है, और साइड की शेष दो हो जाए वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। मतलब हाइपोटेन्स और क्या होता है, बेस बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे BC वो 0 लगा देंगे बटा AC, मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी निकल के आए, 0। और यहाँ पे कॉस 0 की AB रेसी बराबर हैं, तो AB बटा AB, तो कॉस 0 की निकल के आई क्या, 1। CA क्या है, ACA की बात है, CA ACA की बात है वो। और tan 0 की बात की जाए तो CB बटा CB या BCA की बात है, CB BC कितनी है, 0 बटा AB इक्वल टू 0। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, AB, और BC कितना है, CB, ये AB बटा BC कितनी है, 0। ये आ गई, किसी संख्या में 0 को भाग देंगे, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 5 7 4 कुछ भी हो, ये कितने आ जाएगी, इन्फिनिटी। और ये सेक 0, सेक की बोले तो CA यानी AC, और AB, ये दोनों तो बराबर हैं, तो AC बटा AC। तो ये सेक 0 की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई, ये यहाँ से बराबर लिख दी मैंने। ठीक है, और कोसेक 0 की वैल्यू निकाले तो CB बोले यानी BC लिख दो, और इसको उल्टा करके सीधा करके कैसे लिख दो, तो यहाँ पे BC कितनी है, 0, और AC, और 0 में किसी संख्या का भाग लगा दो, 5 7 10 20 कुछ का भी, तो वो 0 ही रहती है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से हमने जो वैल्यू निकाली, साइन 0 की 0 निकाली थी, कॉस 0 की 1 निकाली थी, tan 0 की 0 निकाली थी, कॉट 0 की इन्फिनिटी निकाली थी, और सेक 0 की 1 निकाली थी, और कोसेक 0 की 0 निकाली थी। ठीक है, इस प्रकार हम कॉस मतलब 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात प्रूफ करते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, जो हमने निकाले थे ये वाले, ये कि यही आते हैं कि कोई और आते हैं, यही आएंगे। तो इसके लिए हमने
एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसमें ये एक तो समकोण बना दिया है, ये ए बी सी है त्रिभुज बना दिया। अब एक थीटा है वो हमने 90 डिग्री लिया है, 90 डिग्री तो होगा, पर इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा जो कॉस थीटा टेन थीटा इन सभी की क्या कर ली हमने वैल्यूज को लिख लिया है। ठीक है, कि साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और जो 90 डिग्री होगा ना तो ये एंगल ऐसे आ जाएगा यहीं पे, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए सी है और ए बी है ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार इन दोनों में हुई थी। और यहाँ पे जो ये हमारा ये बी सी है, ये जो इसका क्या है बेस है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा ना ये एंगल, तो 90 डिग्री कब होगा, जब ये खिसक के यहाँ आ जाए। ठीक है, तो ये वाली भुजा पहले से ही ए सी है और ये इधर आ जाएगी, तो ये इसी के बराबर आ जाएगी, नीचे तो जा नहीं सकती क्योंकि ये यहाँ तक ही रहेगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। और साथ में ये वाली ये 0 हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इसके रेशियो लिख दिए हैं कि साइन की वैल्यू होगी जो होगी ये ए बी बटा ए सी, जो कॉस मतलब कॉस 90 की जो वैल्यू होगी वो सी बी सी बटा होगी ये क्या नाम से सी ये सी। ठीक है, ए सी सी है। अब इनकी वैल्यूज लगा दो, साइन 90 की वैल्यू का 90 निकालनी है तो ए बी, और सी है या ए सी, एक की वैल्यू भी क्या है ए बी, तो कट के क्या आ गई 1 आ गई। और सी बी और ए सी ए इन दोनों की जो रेशियो निकालेंगे वो किस प्रकार निकालेंगे, सी बी जो कितना है 0 और बटा ए सी वो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे ए बी 1090 में और सी भी कितना है 0, किसी संख्या हम 0 को भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, और ये कॉट के निकालेंगे तो सी भी हमारे पास 0 और ए बी, और 0 में किसी संख्या को भाग देंगे तो वो 0 ही आता है कोसेक 90। अब सी अपॉन सी बी, ये ए सी और ये बी सी भी क्या है 0, तो ये क्या जाएगी इन्फिनिटी। और ये सी ए कितनी है, ये तो सी ही है या ए सी कोई एक बात है, और ए बी और बटा ए बी बोले तो, या फिर ऐसे लिखो ये ए सी और ए बी कितनी है ए सी है, तो ये आ जाएगी 1 साइन 90 की वैल्यू आएगी 1, कॉस 90 की 0, साइन टेन 90 की इन्फिनिटी, कॉट 90 की 0, सेक 90 की जी इन्फिनिटी, और कोसेक 90 की आ गई वैल्यू 1। ठीक है, इस प्रकार हम 90 डिग्री के लिए कोणों को सत्यापित, अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सत्यापित करेंगे कि वो जो वैल्यू निकल के आई वो सही निकल के आई है गलत नहीं। तो सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, मतलब ऐसे जिसमें दो भुजा की दो साइड क्या हों समान हो, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु नहीं समबाहु। मतलब जिसमें सभी भुजा समान हो, मान लो ये 2a है, ये 2a है और ये 2a है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या मान ये ट्रायंगल मान लिया। ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है ट्रायंगल का वो जो बेस होता है उसको दो भागों में बांट देता है बराबर, तो ये भी क्या हो जाती है ए हो जाती है, ये भी ए हो जाती है, और ये परपेंडिकुलर थी कौन 90 डिग्री का। ठीक है, और जब हम समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं तब उसकी खास बात पढ़ते हैं कि उसमें जो सभी एंगल होते हैं वो कितने होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, तो ये को एंगल क्या होगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और जो ये पूरा एंगल होगा ये भी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, पर ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो परपेंडिकुलर इस एंगल को क्या कर देता है आधा कर देता है, तो ये आधा इसका 30 डिग्री हो जाएगा और आधा इधर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, और ये भुजा मान ये
मतलब ये शीर्ष ए है, ये बी है, ये सी है, ये अब इसको परपेंडिकुलर को डी मान लिया। ठीक है, तो हम कौन 30 डिग्री और कौन 60 डिग्री के लिए किसी एक त्रिभुज की सहायता लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज को ऐसे अलग से निकाल के लिख लो। हमने ये लिख लिया, ये तो राइट एंगल हो गया, ये इसकी वैल्यू होगी 60 डिग्री एंगल की। ये बी है, ये डी है, और ये क्या है, ये है। ठीक है, ये 2a है, और ये हमारे पास में निकल के आया क्या, और ये a और ये भी a निकल के आया। ठीक है, अब हमको इसको फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे कि हम लगा देंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इससे निकालेंगे तो ये हाइपोटेनस 2a का स्क्वायर इक्वल टू a, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, बेस को बोले तो ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर दे जाएगा तो 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और 3a स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, ये निकल के आया। यहाँ से परपेंडिकुलर बराबर निकल के आएगा ये √3a, खाली स्क्वायर रूट निकल गया, प्लस का ही निकल के आएगा क्योंकि जो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर रूट है तो √3 हो जाएगा, और a का क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर निकल के आया है वो क्या निकल गया, √3a निकल के आया है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना निकल गया, √3a। तो इसको अब नई तरीके से हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार लिख देते हैं हम। ठीक है, ये इसकी शीर्ष बी है, ये डी है, ये एंगल इसका राइट एंगल है, और ये ए है, और ये साइड हमने 2a मानी थी, ये ए निकल के आई और ये निकल के आई। ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल सॉरी ये साइड कितनी आएगी, √3a। ठीक है, अब इनकी रेशियो निकल, इसको एंगल ट्रायंगल को हमने यहाँ लिख दिया है। तो इसमें ये बी और ये डी, ये कौन 60 डिग्री एंगल, और ये वाले तीनों हो जाए ये 2a √3a। हमने इनके साइन 60 डिग्री मतलब जो एंगल 60 डिग्री है तब इनके रेशियो को भी लिख दिए हैं कि वो रेशियो क्या होंगे। ठीक है, तो हमने रेशियो लिख दिए हैं। तो साइन 60 डिग्री, अब इसका साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर ये है तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, √3a अपॉन हाइपोटेन्यूस 2a। यहाँ से a से a कट जाएगा तो क्या आएगा, √3/2। ठीक है, अब जो cos 60 है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो बी डी बटा ए बी, मतलब क्या नाम से बेस बटा परपेंडिकुलर, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है ए और कर्ण कितना है 2a। ठीक है, यहाँ से ए से ए कट जाएगा 1 बार, तो ये 1/2। tan 60 की वैल्यू याद करें तो ऐसे ए डी √3a अपॉन ए डी का ये निकल के आएगी √3। ठीक है, यहाँ से cot 60 की बात की जाए तो बी डी की वैल्यू a और ये हो जाएगी √3a, a से a निकल जाएगा तो 1/√3। sec 60 की बात की जाए तो a b बोले तो 2a बटा बी डी बोले तो a। यहाँ से a से a कट जाएगा तो कितना आएगा 2, cosec 60 की वैल्यू a b बटा ए डी। ए बी हमारे पास में 2a और जो ए डी है √3a, ए से निकल जाएगा 2/√3। जो हमारे टेबल में वैल्यू है 60 डिग्री की, साइन 60 की, cos 60 की, tan 60, cot 60, sec 60 और cosec 60, उन सभी की वैल्यू जो यही है वो हमने निकाली है वही आई है। ठीक है, अब हम 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। 30 डिग्री के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कितने निकल के आएंगे। जो हमने ये ट्रायंगल बनाया था उसमें ये कौन बचा हुआ था, वो कितना आया था 30 डिग्री। तो मैं इसी ट्रायंगल को ले लेता हूँ, इसको बस आधार अब क्या बना देता हूँ, इसको बेस इसको बना देता हूँ, परपेंडिकुलर हमने ये बना दिया है। बेस अब √3a को कर दिया है और परपेंडिकुलर a को कर दिया है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस है वो 2a है ही। ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ है, वो तो चेंज होगा भी नहीं। और साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है वो a है और हाइपोटेन्यूस है वो 2a है। ठीक है, तो क्या आया, ये 1/2, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो √3a अपॉन
2a, तो ए से ये निकल गया था क्या आएगा √3/2। ठीक है, अब यहाँ से ये होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, ए से ये निकल गया था 1/√3। ठीक है, और ये क्या होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, तो √3a/a, ए से ये निकल गया था कितना आया √3। ठीक है, अब सेक 30 की बात की जाए, सेक क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्स अपॉन बेस होता है ना, हाइपोटेन्स कितना है 2a अपॉन बेस। ठीक है, तो ए से निकल गया था 2/√3। ठीक है, और कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे, जो होता है हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्स है 2a और ये है ए से ए निकल गया कितना है 2। ये कितनी वैल्यू आ गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की √3/2, टेन 30 की 1/√3, और कहाँ कॉट 30 की वैल्यू √3, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, कोसेक 30 की वैल्यू आ गई 2। इस प्रकार हमने ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री के लिए वैल्यू निकाली है। अब हम निकालेंगे 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ये एंगल तो हमेशा बात होगी जो राइट एंगल ट्रायंगल की होगी, और हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं कि इसमें हाइपोटेन्स तो खैर अलग होगा, पर उसकी जो बाकी की जो बेस और परपेंडिकुलर है ये और ये, वो क्या हो इक्वल हो। और इक्वल का भी होता है जब कोई त्रिभुज होता है उसमें दो भुजा राइट इक्वल हो, यहाँ पे ए भी बराबर हो क्या हो बी सी हो, बट जो काय के बराबर नहीं हो ए सी के बराबर नहीं हो, तो जो दो भुजा बराबर हो तीसरी भुजा बराबर नहीं हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया है, दो भुज जिसमें दो भुजा समान होते हैं। दो भुजा क्या है सम, टू साइड्स आर इक्वल, दो भुजाएं बराबर हैं और एंड वन साइड आर डिफरेंट, मतलब ये है जो वो वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें हम चाहे इसको एंगल ले लो चाहे मुझे ये ले लो, कोई एक ही बात है। ठीक है, और जो ये एंगल होगा वो 45 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, और जो नियम से निकालेंगे हम, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, ये जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि जो राइट कोई भी एंगल है एनी ट्रायंगल जैसे ए बी सी है, तो उसमें कोण ए प्लस कोण बी कोण प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन तीनों का योग करेंगे तो 180, तो ये कितना निकल के आएगा वो भी 45 डिग्री निकल के आएगा। वैसे इससे ज़रूरी नहीं है, पर हमको ज़रूरी क्या है कि ये है। अब हम क्या, अब जब ये दोनों बराबर हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो मान लो सपोज ये तो ए है और ये भी ए है। ठीक है, हम दोनों साइड को हमने बराबर हैं तो बराबर को क्या मान लिया वो ए मान लिया। ठीक है, इन दोनों बराबर साइड्स को, तो हमारे पास में अब परपेंडिकुलर आ गया ए, क्या बेस आ गया ए और हाइपोटेन्स नहीं आया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो वो क्या होता है हाइपोटेन्स स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्स का स्क्वायर निकालना है, तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर और बेस है वो भी ए स्क्वायर है। ठीक है, हाइपोटेन्स का स्क्वायर निकल के आएगा 2a स्क्वायर, तो हाइपोटेन्स इक्वल टू निकल के आएगा √2a स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर हाइपोटेन्स निकल के क्या आएगा, 2 का जो वर्गमूल है वो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ए का वर्ग स्क्वायर रूट निकलेगा, हाइपोटेन्स निकल के आएगा √2a। ठीक है, अब हम 45 डिग्री एंगल के लिए अब इनकी रेशियो निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे, साइन क्या होता है वही तो पर वो होता है L/K से निकालते हैं। ठीक है, वो साइन होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है आधार, कोस आता है आधार बटा कर्ण, ये टैन होता है लंब बटा आधार, और कोट होता है आधार बटा लंब, सेक होता है कर्ण बटा आधार, और कोसेक होता है वो कर्ण बटा लंब। उन्हीं से हमने को इनको लिख लिया है अब। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी सी है वो कितना है ए है। ठीक है,
और ए सी है वो है कितना, √2a, ठीक है। ए से निकल के आएगा तो ये तो निकल के आई 1/√2, ठीक है। और ये अब की बार ए बी भी कितना है ए, और ये कितना है ए सी, √2a तो ये दोनों तो वैल्यू सेम निकल जाती है। 45 डिग्री की वैल्यू साइन कोस की सेम होती है, tan और 40 सेम होती है, और सेक और कोसेक की सेम होती है। अब बी सी बटा ए बी, tan 45 की बी सी बटा ए बी, तो बी सी हमारे पास में ए और ए बी भी कितना है ए, ठीक है। तो ए बाई ए 1 और ये भी ए बाई ए, ये भी 1, ठीक है। अब सेक 45 की बात की जाए तो सेक 45 ए सी हमारे पास में है √2a, और ये ए भी है वो ए, तो ये वैल्यू निकल के आएगी कितनी, निकल के आएगी √2। और कोसेक 45 की भी √2 निकल के आएगी, वो ए सी कितना है, हाइपोटेन्स है वो √2a, और बी सी है वो कितना है ए, तो वो ये निकल के आई √2, ठीक है। इस प्रकार हमने जो सारी वैल्यू निकाल ली हैं, 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए हमने इन सारी वैल्यू को सिद्ध करके निकाला है कि ये इस प्रकार क्यों होती हैं, ठीक है। अभी तक हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, उसके बाद में पढ़ी है सारणी पढ़ी है स्पेशल कोणों के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन चारों पाँचों के लिए पढ़ी है। अब इनके बाद में हमने उसको प्रूफ करके बताया कि ये सारणी में ये वैल्यू क्यों आती हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड सवाल देखते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार से कोई सवाल है, वो है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू, जो मान निकालना है, ठीक है। इसका मान निकालना है कि कितना आएगा। यहाँ पर जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो tan स्क्वायर थीटा कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि tan थीटा है उसका पूरे का वर्ग है, ठीक है। इसकी खास ध्यान रखेंगे हम, मतलब त्रिकोणमिति जो त्रिकोणमिति जो रेशियो होता है उसका वर्ग होता है, न कि इसका वर्ग होता है, ठीक है। टेन का वर्ग कोई नहीं होता, टेन जो रेशियो होता है उसका वर्ग होता है, ठीक है। जब हम हमारे टेबल में से जो वैल्यू निकाल के लिखेंगे तो tan की 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, ठीक है। और उसका वर्ग हो रहा है तो उसका वर्ग, ठीक है, प्लस 3 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और उसका स्क्वायर तो निकल के आया √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। तो 3 प्लस 3/4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4, तो 12 प्लस 3 मतलब यह आएगा 15। ये cos 30 की वैल्यू, सॉरी √3/2 होती है, तो ये हो जाएगी 9/4, ठीक है। तो 9/4 हो जाएगी 12 प्लस 9, ठीक है, तो ये हो जाएगी 21/4, ये आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्या आएंगे क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम हल करेंगे, जिनकी हम मदद जिनकी वैल्यू कहाँ से लिखेंगे हम, सारणी जो हमारा टेबल है उसकी मदद लेंगे, ठीक है। जैसे एक कोई अगला क्वेश्चन, जैसे इस प्रकार से कोई एक क्वेश्चन है, वो है साइन 60 डिग्री इंटू गुणा में दे रखा है cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस cos इंटू cos 60 डिग्री। इसकी क्या करनी है, वही वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मान निकालना है इसका। जो हम अब टेबल में देख के लिखेंगे तो साइन 60 है उसकी जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, ठीक है। जो cos 30 होती है उसकी वैल्यू भी सेम √3/2 होती है, ठीक है। और साइन 30 है उसकी वैल्यू 1/2 होती है, और cos 60 होती है उसकी वैल्यू भी 1/2 होती है, ठीक है। अब ये √3 इंटू √3 इसको गुणा करेंगे तो उस प्रकार से गुणा करेंगे, ठीक है। आप इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है उसके ऊपर घात 1/2 चढ़ी हुई है, ठीक है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 9th क्लास में कि वो किसी संख्या की पावर a हो और उसी संख्या की पावर में n हो, ठीक है। समान आधार हो और घाते क्या हो तब घाते जुड़ जाती हैं, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनके घातों को जोड़ देंगे, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2, तो 3 1/2 और 1/2 हो गया 1, तो 3 की पावर 1 इक्वल टू 3। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 3। तो ये √3 और √3 को गुणा करेंगे तो खाली क्या जाएगा 3, और नीचे 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4, ठीक है।
अब एलसीएम ले लेंगे 4, तो 3 + 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू क्या होगी 1। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या निकाला है कि इस प्रकार कोई सवाल क्वेश्चन हो, उनमें क्या है वैल्यू निकालनी हो। ठीक है, एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल ये cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये सवाल है। इसका क्या करना है, सॉल्यूशन निकाल के लाना है। ठीक है, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो cos जो 45 डिग्री है उसकी जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। ठीक है, और जो sec 30 होता है उसकी वैल्यू होती है 2/√3। ठीक, और जो cosec 30 होता है उसकी जो वैल्यू होती है 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हम किस प्रकार करेंगे कि पहले नीचे वाले को पूरा सोल्व करो, फिर ऊपर वाले को। ऊपर वाला है यूँ, वो तो सॉल्व हुआ ही है। और इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो √3 एलसीएम निकाल लेंगे। 1 और √3 का एलसीएम √3 आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो इसका भाग इसमें देंगे, तो √1 बार गया तो 1 को 2 से गुणा कर दिया, 2 आ गया। 2 और √1 को इसमें दिया तो √3 बार गया, √3 को 2 से गुणा कर दिया तो 2√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंश में हर में कोई संख्या हो, जैसे ये इस प्रकार से कोई हो तो 1 को ये नीचे वाली संख्या उल्ट जाती है, तो √3/2 + 2√3। ठीक है, ये √2 चल रहा है, इस प्रकार चल रहा है। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि ये तो √3 हो जाएगा ऊपर तो गुणा में, और ये √2, इन दोनों में से दो को क्या लिया हमने, उभयनिष्ठ ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या है कि इसमें से 2 का भाग लगा देंगे, इसमें 2 का भाग लगा देंगे, इस संख्या में 2 का भाग लगा देंगे, तो 2 यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर। और चाहे इसको इधर गुणा कर लो, चाहे ऐसे मान लो यहाँ लिख दिया मैंने, 2 को बाहर निकाल के लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का भाग लग गया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का भाग लगाया तो √3 रह जाएगा। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, ये थोड़ी इजी हो जाने के लिए किया है। ठीक है, ये वापस इसको 2 को अंदर गुणा करेंगे तो वही 2 को 1 से गुणा होगा, 2 × 2 मतलब 2 × 2, और 2 का √3 से करेंगे तो 2√3। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा √3/2√3, और ये √3 + 1 को 1 + √3 को √3 + 1 के रूप में हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जब ये ऊपर भी रेशनल नंबर है और नीचे भी रेशनल नंबर है, अंश में हर में रेशनल नंबर हो तो उनको हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो हटा लें, ये तो ऊपर ये √2 है ना, तो ये रेशनल नंबर ऊपर नीचे है तो इसको हटा लेंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो ये इस संख्या को तो अलग कर लिया हमने 2। ठीक, इस √2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस √2 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो √2 × √2। ठीक है, इसका क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। साथ में √3 + 1 है, इस संख्या को नीचे से हटाने के लिए ऊपर क्या कर देंगे, √3 - 1 × √3 - 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये नीचे यदि प्लस, यहाँ पे प्लस साइन तो यहाँ पे माइनस साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यदि यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस साइन से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी क्या कर दिया हमने, परिमेयकरण कर दिया। और वैसे किसका किया है, हर का किया है। ठीक है, हरों का परिमेयकरण कर दिया। और यहाँ पे भी हमने क्या किया है, हर का परिमेयकरण किया है। √2 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये √2 × √3 ऐसे लिख लो, बाद इनको बताएंगे बाद में कैसे होंगे। और ये √2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, √3 - 1। और ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, a + b × a - b, वो होता है a² - a + b × a - b का फॉर्मूला लगा देंगे, वो है a² - का b²। a² बोले तो √3 का स्क्वायर, और b² बोले तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 × √3/4, ये हो जाएगा √3 - 1। √3 का जो स्क्वायर करेंगे, किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो यह √3 की मतलब 3 के ऊपर चल रही है 1/2 पावर, और उसके पावर 2 पर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी संख्या है
उसके पावर घात से कोई घात है और उसके ऊपर भी घात लगी हुई हो, तो उसको हम क्या करते हैं, घात घात पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तब घात घात का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 1/2 करेंगे, तो 1 से 1 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी ये 3 आ जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर रूट करेंगे, 3 का जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। √2 इंटू √3/4, ये क्या आ जाएगा √3 माइनस का 1, और ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2, तो ये √2 इंटू √3 माइनस का 1/4 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि समान आधार होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। और आधार समान नहीं हो, और आधार समान नहीं है, जैसे यहाँ पे आधार समान नहीं, क्योंकि ये रूट का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर कितनी है, किस संख्या की पावर है 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो बेस यहाँ अलग अलग है, यानी आधार अलग अलग है। तो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि ए की पावर यदि m हो और साथ में गुणा किससे हो रहा है, b की पावर m से। आधार तो अलग अलग हैं पर घातें समान है, तो आधार का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, और घातें क्या आ जाती है एक साथ आ जाती हैं, ठीक है। आधार का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 इंटू 2 6, और उसके ऊपर ये लगा देंगे स्क्वायर रूट, घात क्या है 1/2 है, जो 1/2 लिख दो, ये ठीक है। इस प्रकार इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे सवाल लिए जिसमें इनका हल सॉल्यूशन लेगा, ठीक है। अब एक छोटा सी एग्जांपल है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, वो है कि 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, इसकी जो वैल्यू है वो हमको वे क्या निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कितने निकालेंगे, तो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। 2 इंटू, अब 1/√1 को 1 से गुणा किया तो 1, और √2 इंटू √2 किया तो क्या आएगा 2। घातों को क्या हो जाता है, योग हो जाता है 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, मतलब 2 की पावर 1 यानी 2, इस प्रकार से आता है वो 2। तो ये 2 से 2 निकल आएगा तो 1, ठीक। जब क्वेश्चन इस प्रकार हो कि सिद्ध करना हो, क्या करना हो, सिद्ध करना हो, सिद्ध करने वाले सवाल हो, सिद्ध करने वाले सवाल हैं, जैसे हमको ये सवाल दे रखा है इसके बराबर ये सिद्ध करना है, तो हम इसको सोल्व करके इसको लाना है। तो इसके लिए हमको इसको पहले अलग से सोल्व करना पड़ेगा और फिर इसको अलग, तो LHS को सोल्व करेंगे हम, फिर RHS को सोल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग सिद्ध बराबर आएंगी, उनको हम फिर कह देंगे कि LHS हमारे पास क्या है RHS के बराबर, तो इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करने के 3 ही तरीके हैं, LHS को सोल्व करो RHS ला दो, या RHS को सोल्व करो LHS ला दो, या फिर दोनों को अलग अलग सोल्व करके दोनों को बराबर कर दो। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे और उसको बराबर सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसकी LHS वैल्यू को लेते हैं, तो LHS वैल्यू है 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री प्लस और tan 45 डिग्री, ठीक है। अब जो वैल्यू है वो लगा दो, 4 sin 60 की sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 होती है उसकी वैल्यू होती है √3/2, और उसका चल रहा है स्क्वायर। और मैंने पहले ही बताया है कि जो ऐसा कोई स्क्वायर हो तो उसका मतलब है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका पूरे का वर्ग होता है, ठीक है। प्लस 3 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, इंटू और tan 45 उसकी तो वैल्यू 1 होती है। अब 4 से 2 कट जाएगा, मतलब 2 से 4 कट जाएगा, वो 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है एक तरीके से, अभी मैंने बताया यहाँ पे जो वैल्यू बताई है, तो ये हो जाता है 3/4, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2, ये 3/2 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 से फिर कट जाएगा, तो ये जाएगा 3/2 प्लस 3/2, तो LCM लेगा तो 2, तो 3 प्लस 3, एक बार गया, एक को 3 से गया 3, और इसमें एक बार गया, एक को 3 से गया 3, तो 6/2 इक्वल टू 3। ऐसे भी डेढ़ हो रहा है, डेढ़ ही हो रहा है, डेढ़ हो जाता है 3, ठीक है। ये हमारा LHS तो इतना आया। अब RHS को सोल्व करें तो RHS कितना आएगा, और RHS हमारे पास में है 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का cosec स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार है। अब इसको सोल्व करेंगे तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, 2 sec 60 की जो वैल्यू है हमारे टेबल में से देख के लिखेंगे वो कितनी है, √2, याद है तो और भी अच्छी बात है, वैल्यू जो याद है sec 60 की तो है, ठीक है। और cosec 90
वो होती है 1, ठीक है। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि किसी संख्या का स्क्वायर रूट और उसका वर्ग कर रहा हो तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये 2 हो जाएगा और -1, तो ये तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और -1, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे LHS 3 आई और RHS भी 3 आई, तो यहाँ पे लिख देंगे, सो LHS = RHS आता है, LHS का एक बराबर है RHS के, तो इसलिए ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल हमारा अगला सवाल है कि cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर √3/2 हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमको LHS सॉल्व करेंगे, हम RHS लेके आएंगे, ठीक। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो हम LHS ले लेते हैं, तो LHS लिखेंगे तो cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 30 डिग्री है, उसकी जो वैल्यू होती है वो है √3/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब 1 की तो वैल्यू 1 ही होती है, cos 60 डिग्री होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। और साइन 30 डिग्री होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से पेज की वजह से कर दें, तो इसको लिख देंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो इसका 2 आएगा, तो √3 + √3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस, तो इसका पूरे का एलसीएम ले लें तो यहाँ पर 2 2 = 1 और 2 से 1 को मतलब यहाँ पे 1 ले लेना, तो इसको 2 आ गया, तो 1 + 1, ठीक है। इस 2 से ये 2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन ये हो जाएगा 4, तो ये 2 से ये 2 निकल जाएगा 2 बार, तो √3/2 क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से है कि जब एक इस प्रकार से लिखा हुआ है कि tan 3x = sin 45 डिग्री प्लस इंटू cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू के पूरे के बराबर है, तो हम क्या इसको इस प्रकार से करेंगे, पूरे को साथ लेके चलेंगे, तब x की वैल्यू किस प्रकार निकाल जाती है, ठीक है, देखते रहिए। तो tan 3x, इनकी वैल्यू हमको पता होती है, जो टेबल से देख के हम लिख देते हैं, तो क्या होती है 1/√2, इसकी होती है 1/√2, cos 45 1/√2 होती है, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ये tan 3x, ये 1/2 + 1/2 यानी कि 1। tan 3x की वैल्यू कितनी आएगी 1। यहाँ पे हमको निकालनी है वैल्यू x की, ठीक है। तो हमको tan 3x की वैल्यू 1 निकल के आई है, तो हमको क्या देखना है कि जब tan में ऐसी कौन सी वैल्यू है, क्योंकि tan में ऐसी कौन सी वैल्यू जिसका मान 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि tan 45 है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे tan 45 पुट कर देंगे, तो यहाँ से tan 3x की बराबर क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री, यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, तो एक प्रकार से tan हट जाएगा। वैसे tan हटता नहीं है क्योंकि ये एक रेशियो है और वो भी लंब और आधार का, तो ये एक तरीका से यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan, तो एक तरीके से हटे हुए मान सकते हैं, तो यहाँ से लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर। तो यहाँ पे 3x है, वो काई के बराबर है 45 डिग्री के बराबर है, तो x काई के बराबर हो जाएगा 45 डिग्री बटा 3, यानी x काई के बराबर हो जाएगा 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। आज की वीडियो हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, उसमें सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी, पाइथागोरस के बाद में टेबल एक स्पेशल कोण है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके लिए उसकी वैल्यू निकाली, एक तो डायरेक्टली मेथड से और एक फिर हमने इसको प्रूफ करके दिखाया कि हाँ वो वैल्यू सेम होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे हमने कुछ एग्जांपल्स को लिया, कुछ अब थोड़ी बहुत कुछ एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।